बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और आपका अच्छा चैप्टर माना जाता है। देखिए, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना है वो क्या है, रिजिड बॉडी। ठीक है, तो रिजिड बॉडी क्या होती है आपकी, एक ऐसी बॉडी जिसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, उसका शेप और साइज क्या होता है, अनचेंजेबल। आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे रिजिड बॉडी पे तो उसके शेप और साइज में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे मान लिया मैंने ये ले लिया, अगर इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और इसके शेप और साइज में चेंज नहीं होता है, इसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी। जैसे मार्कर है आपका, मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, इसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बदल नहीं रही है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, रिजिड बॉडी। अब जैसे अपन लोग को देखें कि हम लोग रिजिड बॉडी है या नहीं है। अब देखिए मेरा हाथ ऐसे है तो पार्टिकल अलग है, ऐसे आ गया तो क्या होगा, पार्टिकल का बीच की डिस्टेंस बदल गई, इसका मतलब हम लोग रिजिड बॉडी नहीं है। तो रिजिड बॉडी बेटा क्या होता है, परफेक्टली डेफिनिट एंड अनचेंजिंग शेप होगा उसका, और द डिस्टेंस बिटवीन द आर मेरा पार्टिकल डू नॉट चेंज। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं क्या होगा, रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी है इसके पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, मान लीजिए जैसे कोई बॉडी है आपकी, तो इसके दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस जल्दी चेंज कभी नहीं होगी। अगर ये कभी नहीं चेंज होती तो क्या हो जाएगी, रिजिड बॉडी। अब बेटा रिजिड बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो होगा क्या, आप उसके ऊपर अगर फोर्स लगाए तो क्या हो सकता है, मान लो इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, या तो ये क्या कर सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है अपने प्लेस से, या फिर अपनी जगह पे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, ठीक है, या दोनों भी कर सकता है। ये मान लो ऐसे करते हुए जा रहा है, तो ऐसे से करते हुए अगर जा रहा है ये, तो क्या हो रहा है, इसमें आपका रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है। तो ट्रांसलेशन मोशन, तो बेटा अब रिजिड बॉडी पे जब फोर्स लगाया तो क्या कर सकता है, या तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन कर सकता है, प्योर रोटेशन कर सकता है, और कंबाइंड दोनों भी कर सकता है, ठीक है। तो प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होगा बेटा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन तब होता है जब सारे जो बॉडी है उसके सारे पार्टिकल की वेलोसिटी एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम रहती है। किसी इंस्टेंट पे आप सारे पार्टिकल की वेलोसिटी देखें और वो सेम आती है, तो वो क्या होगा आपका ट्रांसलेशन मोशन। आप फिर देख सकते हैं एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ऑल पार्टिकल हैव सेम वेलोसिटी। अब इसको समझने के लिए आप लोग नोट कर लीजिएगा पॉज करके। देखिए, समझने के लिए अगर हम समझें कि कैसे होता है, जैसे मान लिया हमने है एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसके में बहुत सारे पार्टिकल हैं, इस पर फोर्स लगाएंगे, आगे जा रही है, ये आगे जा रही है, तो इसके सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी चल रहे होंगे ना। अगर ये v वेलोसिटी इस बॉडी की है तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ भी होगी। यहाँ मान लो अगर यहाँ पे मान लो ना v डैश हो गया, तो यहाँ पे इसके जितने भी पार्टिकल होंगे सबकी वेलोसिटी क्या होगी, v डैश होगी, ठीक है, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v डैश। ऐसे ही अगर हम देखें बॉडी ऐसे जा रही है, मान लो यहाँ पे पार्टिकल चला ऐसे, ये ऐसे नीचे गई, यहाँ पे पहुंची। अब यहाँ पे भी देखें अगर, तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ पे जब पहुंचेगा तो वहां भी क्या होगा, सारे पार्टिकल की वेलोसिटी v ही होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक, अब आते हैं प्योर रोटेशन मोशन पे। ट्रांसलेशन आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होगा, जब पार्टिकल चल रहा होगा तो किसी भी स्टैंड पे हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी बेटा, सेम होगी। अब देखिए हम समझते हैं दूसरा प्योर रोटेशन को देखते हैं। अगर हम प्योर रोटेशन को देखें तो रोटेशन में क्या है, एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव इन अ सर्किल व्हिच लाइज इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस। बेटा जैसे मान लिया हम क्या ले लें, इसको ले लें, कोई बार ले लें, यहाँ पे इसको पाइवोटेट कर, यहाँ पे इसको क्या करते हैं, पाइवोटेट, और ये हमारा एक्सिस हो जाए, ये हमारा एक्सिस हो जाए, और इसको ऐसे रोटेट कराना, इसको ऐसे से क्या कराना है, रोटेट। तो बेटा यहाँ पे हर एक पार्टिकल क्या कर रहा होगा, सर्किल कर रहा होगा। इसको सेंटर मान के हर एक पार्टिकल ऐसे सर्किल करेगा, नहीं करेगा, कंसेंट्रिक सर्किल बनाएंगे सारे, ये हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्किल करेगा, हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्किल। और ये सर्किल कैसा होगा, प्लेन। जैसे मान लिया मैं ये मार्कर ले लूं और इसको यहाँ पे फिक्स कर दूं, ये ऐसे से रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है जब, तो रोटेशन में आप देखिए इसके जितने भी पार्टिकल हैं क्या करें, सर्कुलर पाथ इसके अराउंड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप पूछें कि हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं बेटा, यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। क्या सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी आप देखें तो v इक्वल टू क्या है, r ओमेगा, v इक्वल टू क्या है, r ओमेगा। अब हर एक पार्टिकल की डिस्टेंस क्या है, अलग अलग है, तो हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, अलग अलग, क्योंकि यहाँ पे इसकी रेडियस कम है, इसकी ज्यादा है, इस इंस्टेंट में देखें तो इसकी वेलोसिटी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। लेकिन बस एक कॉमन चीज क्या है कि हर कोई सर्किल कर रहा होगा, और उस सर्किल का सेंटर कहाँ पे होगा बेटा, एक्सिस पे। उसका सर्किल का सेंटर कहाँ होगा बेटा, एक्सिस पे होगा, ठीक है। तो प्योर रोटेशन समझ गए आप लोग, क्या होता है बेटा, आप एक फिक्स एक्सिस के आपका बॉडी रोटेट कर रही है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको रोटेट कर दिया, बीच में ऐसे रोटेट कर रहा है, ये क्या है आपका रोटेशन है। इसको यहाँ कर दिया, ऐसे रोटेट
ये रोटेशन है, ठीक है। या आपने इसके दोनों तरफ कपल आप फोर्स लगाए तो भी क्या हो गया रोटेशन, ठीक है। अब तीसरा जो आ गया बेटा वो क्या है कंबाइंड मोशन। कंबाइंड मोशन में क्या है जब कोई बॉडी क्या कर रही हो ट्रांसलेशनल और रोटेशन दोनों कर रही हो। तो बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल को अगर देखें आप साइकिल देखिए, साइकिल आपकी बनेगी, यहाँ पे आप बैठे होते हैं, यहाँ पे इसकी हैंडल है, पकड़े आराम से जा रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, पैडल मारते हुए जा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, ये जो पहिया है क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस से वो, और साइकिल आगे भी जा रही है, मींस इसका सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है मूव कर रहा है ना। यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास क्या हो रहा है ट्रांसलेशनल मोशन में जा रहा है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ले जा रहा है ट्रांसलेशनल मोशन में, और ये एक एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है रोटेट कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, इंक्लाइन प्लेन है कोई, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक स्फीयर रख दें, तो स्फीयर क्या होगा यहाँ पे घूमते घूमते अगर स्लिप नहीं कर रहा है तो रोटेशन करते करते आएगा, नीचे भी आएगा और क्या करेगा रोटेशन भी करेगा। तो ये क्या हो गया बेटा आपका मिक्स कंबाइंड मोशन हो गया, ठीक है। अब जैसे पंखा है आपका पंखा चलता है, तो पंखा क्या कर रहा है प्योर रोटेशन, क्योंकि वो एक एक्सिस के अबाउट क्या फिक्स है, तो वो प्योर रोटेशन मोशन कर रहा है, ठीक है। आप कोई बॉडी लेके जा रहे हैं, कार जा रही है, अगर पूरी कार को देखें तो क्या कर रहा है ट्रांसलेशन मोशन, अगर उसके व्हील को कंसीडर कर ले तो क्या कर रहा है वो ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों कर रहा है। इसीलिए आपकी गाड़ियों में आरपीएम होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट स्पीड, आपकी गाड़ी का मेजरमेंट आरपीएम करते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा दैट इज सेंटर ऑफ मास। अभी आपने लिखा हुआ आया था सेंटर ऑफ मास। तो दूसरा बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपका वो क्या है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को बेटा अगर समझें तो क्या होता है, सेंटर ऑफ मास को समझने के लिए कभी आपने देखा कि घोड़ा गाड़ी जो होती है उसके पट्टा यहीं पे क्यों आ जाता है, उसके जो घोड़ा गाड़ी होती है कार का सामने वाला फेस घोड़े के यहाँ जब नाभि के पास वाले होते हैं, क्यों, क्योंकि जो घोड़े का जो जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबका सेंटर ऑफ मास पहले से इनबिल्ट कहाँ पे है नाभि पे, कहाँ पे होता है नाभि पे होता है आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। आप यहीं पे देखिए आप कहीं पैराग्लाइडिंग करते हैं तो भी कहाँ होता है नाभि के पास लगी होती है, ठीक है। तो वहां पे देखिए क्या है सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम मान सकते हैं कि जहां पे पूरी की पूरा मास क्या है कंसंट्रेटेड, पूरा का पूरा मास क्या है कंसंट्रेटेड। सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पे हम माने कि बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड है। जैसे मैं ये मार्कर ले लूं और इसको मैं यहाँ से उठाऊं तो ऐसे जाएगा, यहाँ से उठाऊं उधर, लेकिन अगर इसको हम बीच से पकड़े तो क्या होगा एकदम उठ जाएगा। इसका मतलब हम मान सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, इसके L/2 आधे डिस्टेंस में हमारा सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का बहुत रोल है, तो आप समझिए सेंटर ऑफ मास क्या है, सेंटर ऑफ मास क्या है कि कहाँ पे जहाँ पे हम बॉडी का होल मास कंसंट्रेटेड मान सके। दूसरा एक वर्ड आता है बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कोई बताएगा हमको सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें क्या डिफरेंस है बेटा। देखिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि जहां पे होल मास ऑफ द बॉडी एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेटा क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है जहां पे ग्रेविटी अपना फोर्स लगाए पूरा, आपका जो ग्रेविटी है वो होल फोर्स कहां पे लगा रहा है, अपना जो होल फोर्स है बॉडी के किस पॉइंट पे होल फोर्स लगा रहा है, दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो बहुत अर्थ से ऊपर उतनी हाइट होती नहीं है, तो जी की वैल्यू बेटा क्या होती है कांस्टेंट। जब जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो उस जगह पे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को लगभग एक मान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को एक मान लेते हैं। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू क्या है कांस्टेंट। अगर हम कर दे कोई रॉड ले लें जिसकी लंबाई हो मतलब 64 किलोमीटर से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, हमारी सेंटर ऑफ मास तो मिडिल में लाई करेगा वो तो फिक्स है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा उसके थोड़ा नीचे लाई करेंगे। तो इसीलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी क्या है क्योंकि हमारा जी की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट मानते हैं हम, इसलिए सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कहते हैं एक ही चीज हम लिख लेते हैं। अब सेंटर ऑफ मास को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या लिखेंगे द पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द बॉडी assumed to be concentrated। कुछ
कॉमन बॉडी का आप सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं। जैसे मैंने क्या ले लिया, एक डिस्क ले लिया, ये क्या ले लिया, डिस्क। तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके सेंटर पे। डिस्क का मास कहाँ पे होगा, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे। ठीक, आप कोई रॉड ले तो इसके मिडिल पॉइंट पे यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, जो कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी, L/2। किसी एक से लेंगे तो इसकी डिस्टेंस पे L/2 पे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे में क्या लेंगे, कोई कह दूं कि स्फीयर है, तो स्फीयर का भी कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास, सेंटर पे होगा। स्फीयर है तो उसका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा, सेंटर पे। ठीक है, तो कुछ कॉमन बॉडीज हैं उनका हम बता सकते हैं। ठीक है, कहाँ होगा सेंटर ऑफ मास। जैसे आप कहिए ट्रायंगुलर लैमिना है, कोई ट्रायंगुलर लैमिना है। ठीक है, अगर ट्रायंगुलर लैमिना है बेटा तो कहाँ पे आएगा, H/3 पे। कहाँ पे आएगा, H/3 पे। कहाँ पे आएगा, H/3। इसके मीडियन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहीं पे आएगा, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे हो जाएगा बेटा, H/3 पे होगा। ठीक है, आप मान लो ह्यूमन बॉडी का, अगर मैं कहूँ ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, नाभि पे। ठीक है, आपकी नाभि पे होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबका सेंटर ऑफ मास कहाँ माना जाता है, नाभि पे होता है। तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, ये पॉइंट है जहाँ पे हम होल मास बॉडी का मान सकते हैं कि कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई स्क्वायर प्लेन है, ये इस तरह से प्लेन है, आपका कोई स्क्वायर प्लेन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये प्लेन है कोई, यहाँ पे आएगा, सेंटर पे आएगा, यहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल के पॉइंट पे आपका आ जाएगा सेंटर ऑफ मास। अब देखिए बेटा, ये तो हो गया ऐसे निकालने के लिए। अब अगर हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, ठीक है, तो हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, तो हमारा टॉपिक आता है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। ठीक, मान लेते हैं हम कि कोई पार्टिकल है n सिस्टम का। लेट देयर इज सिस्टम ऑफ n पार्टिकल ऑफ मास m1 m2 m3 mn। क्या है, m1 m2 m3 mn एट पोजीशन r1 r2 rn। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में मान रहे हैं। कोई मान लिया हमारा क्या होता है, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। क्या है, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल। ठीक, एक पॉइंट हम मान लेते हैं ओरिजिन है। ठीक है, एक पॉइंट को ओरिजिन है, यहां से हम कहते हैं m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, m2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r2 है, m3 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r3 है, mn का पोजीशन वेक्टर rn है। इसमें बहुत सारे ऐसे भरे हुए हैं मास mn का, जहां पे सबका पोजीशन वेक्टर r1 r2 r3 rn है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर बेटा आपको लिखना आता ही। तो r सेंटर ऑफ मास हम कहेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो ये बेटा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस डैश कहाँ लगाएंगे, mn rn तक। होल अपान क्या हो जाएगा आपका, m1 प्लस m2 प्लस कहाँ लगाएंगे, mn तक। कैसे निकलेगा बेटा, m1 r1 m2 r2 ऐसे हम कहाँ लिख जाएंगे, mn rn तक। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। अब देखिए चूंकि r सेंटर ऑफ मास को अगर हम जनरल लिखना चाहें तो क्या होगा, ये x सेंटर ऑफ मास इनटू i कैप, y सेंटर ऑफ मास इनटू j कैप प्लस z सेंटर ऑफ मास इनटू k कैप। क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा बेटा, x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, r सेंटर ऑफ मास, x सेंटर ऑफ मास i कैप, y सेंटर ऑफ मास j कैप, z सेंटर ऑफ मास k कैप। ये हमारा मतलब x y z के एक्सिस में इसका कहीं पॉइंट को जो आएगा x y z 3 डायमेंशन है, तो यहाँ पे कहीं आया तो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है। तो किसी का बेटा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी सुविधा अनुसार एक ओरिजिन मान लेंगे। क्या मान लेंगे, ओरिजिन। फिर उस ओरिजिन के हिसाब से बाकी ये कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्टूडेंट पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा बेटा। अब देखिए कैसे x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास को लिखेंगे हम। देखिए तो ये बेटा देखिए कैसे लिखा जाएगा। अब अगर हम कहें x सेंटर ऑफ मास,
तो x सेंटर ऑफ मास लिखा जाएगा आपका m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस s कहाँ मिलाएंगे हम mn xn तक। होल अपान क्या रहेगा बेटा m1 प्लस m2 प्लस m3 कहाँ मिलाएंगे हम ऐसे mn तक। ऐसे y सेंटर ऑफ मास इसको हम चाहे शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं समेशन mi xi अपॉन समेशन mi i इक्वल टू 1 से n तक i इक्वल टू 1 से n तक यहाँ समेशन mi कैसे ठीक है। ऐसे हम y सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगा समेशन i इक्वल टू 1 से n mi yi अपॉन समेशन m या चाहे इसको हम चाहे तो यहाँ पे कैपिटल M लिख सकते हैं टोटल मास क्या लिख सकते हैं कैपिटल M टोटल मास। ऐसे हम z सेंटर ऑफ मास लिख सकते हैं 1/m समेशन i इक्वल टू 1 से n mi zi। इसका मतलब बेटा क्या हुआ m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 प्लस m4 r4 ऐसे r चले जाए कहाँ तक n तक m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 ऐसे mn yn तक सम कर देंगे अपॉन m1 m2 टोटल मास आपका आ जाएगा। तो ये है बेटा आपका बेसिक फार्मूला निकालने का कब जब आपका पार्टिकल मास अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट दिखाई पड़ रहे हैं तो अगर पार्टिकल अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं तो किस तरह से निकाला जाएगा। अगर आपका कहीं पे रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा क्या है पे रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है दूसरा फार्मूला जो है आपका पहले मैं फार्मूले आपको बता दे रहा हूँ फिर इनके एप्लीकेशन बता रहा हूँ। दूसरा बेटा है बेटा रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन। अगर रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन है अब रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा लैम्डा लैम्डा क्या होता है लीनियर मास डेंसिटी ये क्या होगा लैम्डा इज किलोग्राम पर मीटर में होगा और लैम्डा होगा क्या बेटा मास पर यूनिट लेंथ ठीक है। दूसरा है सिग्मा ये क्या सरफेस मास डेंसिटी ये क्या होगा बेटा सिग्मा इज इक्वल टू आपका रहेगा मास पर यूनिट एरिया दैट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर ठीक है। तीसरा रहेगा वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी जो सिंपल डेंसिटी आप देखते हैं ठीक है वो क्या हो जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसको क्या लिखा जाएगा बेटा लोगों को मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हुआ कुछ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जैसे आपका कोई रॉड है ये रॉड ले लिया तो इसमें मास कैसे होगा आपका लीनियर डेंसिटी m/l मास लेंथ बाय डिस्ट्रीब्यूट है ठीक है। आपने क्या ले लिया सॉलिड स्फीयर यहाँ मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है सॉलिड स्फीयर में सॉलिड में आपका क्या हो जाएगा बेटा रो हो जाएगा क्या हो जाएगा रो। वही आपने क्या ले लिया रिंग जैसे इसके केस में हमने रॉड ले लिया ठीक इसके केस में क्या ले रिंग क्या ले लिया बेटा यहाँ पर रिंग हो गई। इसके केस में क्या ले लिया सॉलिड स्फीयर क्या ले लिया सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर देखो बेटा क्या हो गया सॉलिड स्फीयर में क्या मास पर यूनिट वॉल्यूम है ठीक है क्या है मास पर यूनिट वॉल्यूम है या सॉरी इसमें डिस्क ले लीजिए डिस्क ले लिया रिंग पे तो आप वैसे ले सकते हैं लीनियर डेंसिटी डिस्क ले लिया है डिस्क है आपका ना डिस्क आपने लिखा है डिस्कस तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर ले लिया तो क्या होगा उसमें वॉल्यूम में पूरे मास डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है। तो उस केस में हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे उस केस में बेटा सेंटर ऑफ मास x सेंटर ऑफ मास होगा वो होगा इंटीग्रल x dm क्या होगा इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm क्या हो जाएगा इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm ठीक। ऐसे आपको y सेंटर ऑफ मास जब निकालेंगे आप तो इसको आप 1/m इसको हम चाहें तो कहिए आपको ऐसे 1/m इंटीग्रल x dm भी लिखा जाएगा। बेसिकली इसका मतलब क्या है टोटल मास y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इंटीग्रल y dm अपॉन m यहाँ पे मैं डायरेक्ट m लिख दे रहा हूँ। ऐसे आप z सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो इंटीग्रल z dm अपॉन होल मास m या इंटीग्रल dm लिखेंगे तो कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या होगा बेटा ये यूज करेंगे हम रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम इस तरह का लेंगे। इसका मैं अगले लेक्चर में इनका एप्लीकेशन में सिखाऊंगा। आज मैं आपको पहले वाले का एप्लीकेशन सिखा रहा हूँ देखिए ठीक है। जैसे आपका क्वेश्चन आ गया
इसको मैं बिठा रहा हूँ बेटा, आप इसमें पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए पहले वाले का पोजीशन बेटा, उससे पहले एक चीज और देखिए, यहाँ पे क्या है आपका रिमेनिंग पार्ट, सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पार्ट का अलग कहीं आ जाए, क्या आ जाए, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। अगर कहीं पे आप कोई सा पार्ट हटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सा पार्ट हटा रहे हैं, जैसे मान लिया हमने कहा कि हमारे पास एक क्या था, डिस्क था, हमारे पास एक डिस्क थी, ठीक है, हमारे पास एक डिस्क थी, डिस्क से हमने क्या कर दिया, इतना पार्ट काट के हटा दिया, इतना पार्ट हमने काट के हटा दिया। अगर इतना पार्ट हमने काट के क्या कर दिया, निकाल दिया इसमें से, इतना पार्ट हमने काट के अलग कर दिया है, मतलब क्या हुआ, अभी रिमेनिंग पार्ट बचा ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर निकालना होगा बेटा, तब हम क्या करेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली पहले जो बॉडी थी उसका मास मान लिया क्या है, m है, और बाद वाले पार्ट जो इतना पार्ट काट के निकाला उसका मास क्या है, स्मॉल है। अब पहले जो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पहले जो बॉडी थी उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो पहले पार्ट था उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट लेंगे आप बेटा x या y जो दिया है x y, ठीक है, और बाद में जो आया, जो बाद जितना पार्ट मैंने काट के निकाला है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या देखेंगे, पहला वाला पार्ट है जो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, और जो हमने काट के निकाला है पार्ट उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, उसका सेंटर ऑफ मास मान लो क्या है, x2 y2 पे है, ये x1 y1 पे। तब बेटा देखिए x सेंटर ऑफ मास तब बचेगा रिमेनिंग पार्ट का, क्या हो जाएगा, m1 x1 माइनस m x2 अपॉन कैपिटल M इंटू x1 माइनस स्मॉल m इंटू x2 अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m, क्या हो जाएगा, कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ऐसे y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M इंटू y1 माइनस स्मॉल m इंटू y2 अपॉन कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ये रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास निकल आया। समझिए बेटा क्या करना है, पहले आपको देखना, पहले उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था उसका कोऑर्डिनेट, फिर कटे वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा उसका कोऑर्डिनेट, उसको उससे घटा देंगे, वही हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है, वही हमारा नया सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे, अगर रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे, तब क्या करेंगे बेटा, रिमेनिंग पार्ट का, उस केस में रिमेनिंग पार्ट का x सेंटर ऑफ मास या y सेंटर ऑफ मास निकालना है, तब कैसे निकालेंगे आप, सिग्मा इंटू a1 माइनस सिग्मा इंटू a2, सिग्मा इंटू a1 माइनस सिग्मा इंटू a2 अपॉन a1 माइनस a2। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी आपने दिया है सिग्मा माइनस a1 माइनस सिग्मा माइनस a2 सिग्मा a1 माइनस a2, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं अगर डेंसिटी पता है। अब देखो बेटा पहला सवाल हमारा आ गया, जैसे क्वेश्चन है आपका कि इफ देयर आर 3 masses m1 m ऐसे मत लीजिए, 100 ग्राम 150 ग्राम and 200 gram are placed at vertices of equilateral triangle of side 1 meter, ठीक है, आप साइड 1 सेंटीमीटर लिख लीजिए, आप साइड 1 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए बेटा यहाँ मास आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट दिखाई पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ठीक है, और हमने यहाँ कह दिया 100 ग्राम, यहाँ कह दिया 150 ग्राम, यहाँ कर दिया 200 ग्राम। अब आप फ्री है ओरिजिन कहाँ लेते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आपने क्या ले लिया, यहाँ पे ले लिया आपने ओरिजिन, मैंने मान लो ओरिजिन यहाँ ले लिया, और इसको ले लिया मैंने x एक्सिस, इसको ले लिया y एक्सिस, इसको ले लिया x एक्सिस, इसको ले लिया y एक्सिस। अब बेटा देखिए इसका कोऑर्डिनेट अगर हम करें तो क्या होगा, 0, 0, क्या हो जाएगा 0, 0।
ऐसे देखिए हम अब बेटा इसका कोऑर्डिनेट अगर लिखना चाहें 150 ग्राम आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे है कितना साइड 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर कॉमा 0, 1 सेंटीमीटर कॉमा 0। अब इसका कोऑर्डिनेट देखो बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो पता है कि हमारा इसका जो मीडियन होगा वो बाइसेक्टर भी होगा, तो ये हमको आधा लिखना है 1/2, यानी इसका एक्स एक्सिस कितना आ गया 0.5, एक्स एक्सिस कितना आ गया 0.5। अब बेटा देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 60, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 60, हमको परपेंडिकुलर निकालना है, ये तो y है तो हम लगा दें sin 60, क्या लगा दें sin 60, तो sin 60 इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन, ये इसको लिखो y अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा 1, क्योंकि ये ट्रायंगल का साइड हमको पता है कि साइड क्या 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो 1 है y ये क्या होगा √3/2, कितना हो गया √3/2, तो ये y कोऑर्डिनेट इसका कितना आ जाएगा √3/2, कितना आ गया √3/2। समझ गए बेटा। अब देखिए हमको निकालना है, तो सबसे पहले लेंगे x सेंटर ऑफ मास, तो क्या पढ़ा आपने बेटा m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक। अब देखिए कैसे लिखेगा बेटा इसका, कैसे लिखेगा, देखिए m1 आपका कितना है 100 into 0 प्लस m2 कितना है बेटा आपका 150 into 1 प्लस वो कितना है 200 into 0.5 अपॉन तीनों मास का सम कितना हो जाएगा 200 300 450, कितना हो जाएगा 450 हो गया बेटा। अब देखो इसको सॉल्व करने से ये हो गया 0, ये हो गया 150 और ये हो गया 2 5 जा 100 यानी होगा ऊपर 250 अपॉन कितना हो गया 450, इसको काट दिया तो क्या हो जाएगा इसको हमारा 5 5 जा 25 और 5 9 जा, यानी कितना आ गया इतने सेंटीमीटर, कहाँ से ओरिजिन से 5.9 इस वाले मास से 5.9 सेंटीमीटर x ले लो। अब y में कैसे बेटा ऐसे हम इसको देख लें, y को निकाल लेंगे बेटा, y को निकाल लेते हैं इधर कहीं, y सेंटर ऑफ मास को दें तो y में m1 y1 0 हो गया 100 into 0 प्लस m2/2 ये भी क्या हो गया 0 प्लस ये m2 into 0, फिर देखेंगे m3/3 मतलब 200 into √3/2 अपॉन नीचे टोटल मास कितना हो गया 450, कितना हो गया 450। इसको बेटा सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा ये 100 √3 अपॉन ये 2 1 जा 2 ये 100 हो गया 100 √3 अपॉन 450, तो क्या हो जाएगा ये 0 0 कर दिया तो ये आ गया 5 2 जा 10 2/9 2√3/9, तो यानी हमारा जो सेंटर ऑफ मास इसका आ गया इस ट्रायंगल का वो कितना आ गया 5/9 2√3/9 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके रेस्पेक्ट में ये 100 ग्राम वाले के रेस्पेक्ट में आप ओरिजिन कहीं और लेंगे तो आपका हो सकता है आंसर चेंज हो सकता है, तो आप उसके हिसाब से पोजीशन बताएंगे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है कि कौन सा मास ओरिजिन पे है। समझ लो इस क्वेश्चन को, क्या दिक्कत है वो समस्या नहीं है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखिए मैं ले लेता हूँ, दूसरा क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। मान लो हमने देना 4 मासेस ईच ऑफ मास m, ठीक है, क्या है 4 मासेस ईच ऑफ मास m, देयर आर 4 मासेस ईच ऑफ m। दूसरा क्वेश्चन ले लें, देयर आर 4 मासेस ईच ऑफ m are placed at vertices of square of side A, तो इसका फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसका सेंटर ऑफ मास निकालना बेटा, क्या करना है इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, तो हम क्या करेंगे ये स्क्वायर है आपका, ये स्क्वायर है, हमने क्या ले लिया यहाँ पे इसको एक ऐसे ले लेंगे, ये ले लिया, ठीक। हमने इसको मान लिया ओरिजिन, ये सारे मास m m m m, इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बेटा a,0, ये क्या हो जाएगा बेटा a,a, ये कितना आ जाएगा बेटा 0,a, ठीक 0,a। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो x सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा बेटा m1x1 0 हो गया, m into 0 प्लस m into a प्लस वो भी मास का m into a प्लस m into 0 अपॉन नीचे कितने 4 मास यानी क्या हो गया 4 है,
क्या हो गया 4m। अब देखिए ऊपर क्या बचेगा m में क्या होगा 2m बाई 4m, यानी ये 2m कितना आया a/2 पे, कितना आया बेटा a/2 पे। ऐसे y सेंटर आप मास निकालें बेटा, तो y को चले जाइए m into 0 plus m into 0 plus m into a plus m into a, यहाँ पे अपॉन क्या हो गया 4m, ये भी कितना आ गया बेटा a/2, ये भी कितना आ गया a/2, यानी इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ से होगा a/2, इसके सेंटर आपको पता है सेंटर पे होता है, फिर भी कैलकुलेशन से दिमाग निकल गया आगे कितनी a/2 a/2। ठीक है, कोई समस्या है नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बेटा है कि मान लेते हैं there are 8 masses, each of them placed at the vertices of q, vertices of q of side a, नोट कर लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड a where find center of mass of cube whose side is a and mass m placed at vertex, क्या कहाँ पे रखते हैं वर्टेक्स पे। अब देखिए बेटा हमारा क्यूब है, ये बेटा हमारा क्यूब हो गया। ठीक, अब देखिए इसका हम ऐसे मानना है ओरिजिन अपने हिसाब से निकाल लें। हम क्या करते हैं इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं ओरिजिन, इसको क्या मान लेते हैं ओरिजिन, तो ये हो जाएगा 0,0,0। ठीक, इसको कह दिया हमने 1, इसको कह दिया 2, इसको कह दिया 3, इसको कह दिया 4, इसको कह दिया 5, इसको कह दिया 6, इसको कह दिया 7, इसको कह दिया 8 पार्ट हो गया। ठीक है, m placed at each vertex, each vertex। ठीक, अब इसका सेंटर मास निकाला हमने ले लिया। अब इसका देखिए इस पॉइंट का वर्ड हर पे m m m m m m रखा। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं बेटा, देख बेटा पहले बता चुका हूं। देखिए ये कहां है खाली x पे है, तो a, 0,0 ये 3 डायमेंशन। ठीक है, ऐसे आप इसका करेंगे, इसका ले लेना। देखिए क्या है, ये आपका x है और ये क्या है y है, और ये वाला हमने मान लिया क्या है z। ठीक, ये कौन सा प्लेन में x y, तो यहाँ पे क्या रहेगा a, 0। ठीक, ये देखिए x y के तीनों में आ गया, तो इसका क्या रहेगा a, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा a, इसका कोऑर्डिनेट है ये z पे है, तो क्या हो जाएगा 0, 0, a। ठीक है, 0,0,0 ये देखिए किस प्लेन में x z प्लेन में है, तो क्या है a, 0, a y 0 हो गया। ठीक है, ये बचा ये बेटा देखिए z y प्लेन में, मतलब इसका x 0 a, देखिए हर पॉइंट पे आपका क्या हो गया, आपने कोऑर्डिनेट हर पॉइंट पे लिख लिया, आपने हर पॉइंट पे कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब बेटा क्या करना है, आपको क्या करना है x सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या रहेगा m1 x1 m2 y2 m3। अब ये x1 हो गया, इसको जो 2 वाला मान हमने वो क्या रहेगा x2, ये x3, ये x4 ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब चूंकि यहाँ पे हमने मास सेम ले लिया, a सेम ले लिया, तो हम सीधे चलेंगे। तो आप देखिएगा 1 पे देखिए क्या हो गया m into 0 प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो गया m into a प्लस 3 पे तो m into 0 प्लस 4 पे तो m into 0 प्लस इस पे देखिए 5 पे तो m into a, 6 पे जाए तो m into a, 7 पे जाए तो m into a, 8 के पॉइंट हमने नहीं लिखा है, तो ये हो गया 0, सॉरी x पे है ना, ये x1 है, ये हमने माना है y, सॉरी गड़बड़ हो गया, तो ये हो गया हमारा 0, a, ये है x, तो ये a, 0 ऐसे गड़बड़ हो गया x y z। अब सही लिखा देखो बेटा, हाँ सही लिखा। अब देखो बेटा फिर से लिख लेते हैं, ये हो गया m into 0, ये हो गया m into a, 3 वाला हो गया हमारा 1 2 वाला, 2 पे m into a हो गया, तीसरा हो गया m into 0, यहाँ पे सही लिखा था मैंने m into 0। चौथा हो गया सॉरी यहाँ हो जाएगा m into a, तो तीसरा वाले का x कोऑर्डिनेट कितना है a और z कोऑर्डिनेट है a,
m इंटू ए हो गया। चौथा वाला देखिए m इंटू 0 है। पांचवा वाला आपका देखिए m इंटू 0 हो गया ये। पांचवा वाला देखिए फोर्थ वाला m इंटू 0, पांचवा वाला m इंटू 0 हो गया ये भी। सिक्स वाला देखें तो m इंटू ए, सेवंथ वाला देखें तो बेटा m इंटू ए, और एट्थ वाला देखें तो आपका 0, a, 0 ये हो गया, वो भी 0 हो गया। तो अपॉन टोटल कितने मास हैं 8 है। कितना आ गया 8 है। देखिए कितना ma 4 mm कितना आ गया बेटा 4 mm, कितना आ गया 4 mm अपॉन कितना हो गया 8 है 4 2 तो कितना आ गया a/2। अब चूंकि हमने हर एक सेम मान लिया है, तो आपका x सेंटर ऑफ ऐसे y सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो वो भी a/2 आएगा और z सेंटर ऑफ मास वो भी a/2 ही आएगा। लेकिन अब अगर मास आपको अलग अलग दे दिए हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, इन कोऑर्डिनेट से लेके आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, ये कठिन सवाल हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए अगला देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे। एक मान लो हमने ले लिया कि फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एल शेप लैमिना। क्या लिया, फाइंड, क्वेश्चन है आपका फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ एल शेप्ड लैमिना formed by thin sheets of mass m। ठीक, as shown in figure, as shown in figure। एल सेट का कोई लेना है बेटा, क्या है एल सेट का लेना? ये देखिए ये ऐसे है, एक थिन स्क्वायर ऐसे दे दिया गया, दूसरा स्क्वायर ऐसे दे दिया गया, तीसरा स्क्वायर ऐसे दे दिया गया। ये एल सेट लेना बना हुआ है, सबका मास m है, ठीक है, और सबकी साइड 1 है, 1 सेंटीमीटर। इस तरह से कोई लेना है, ठीक, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो बेटा क्या है इसमें, आप सबसे पहले क्या करिए, इसको मान लीजिए y एक्सिस, इसको हमने मान लिया y एक्सिस और इसको मान लिया x एक्सिस। तो ये हो गया ओरिजिन, ये क्या हो गया बेटा ओरिजिन। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है, ये आपका अलग अलग बॉडीज हैं तो इनका अपना खुद का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सेंटर पे। तो जो x1 y1 z1 लिया जाएगा वो इनका सेंटर लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा इनका सेंटर। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इसका सेंटर मास 8 पे होगा, मतलब क्या हो जाएगा ये, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0.5, 0.5 हो जाएगा बेटा। इसका कोऑर्डिनेट अगर देखें तो बेटा इतना 1 तो आधा और कितना हो जाएगा 1.5, ऊपर कितना है इतना, यानी 0.5 होगा y। इसका कोऑर्डिनेट बेटा देखें अगर हम तो क्या हो जाएगा, x पे कितना है 0.5 और y पे क्या हो जाएगा 1.5। ये देखिए तीनों आ गए। अब बेटा देखिए सबका मास सेम है, सबका मास सेम, तो क्या हो जाएगा ये x सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो आ जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m प्लस m तीनों मास m1 into m3। m है बेटा इंटू 0.5 प्लस m2 x, इसको मान लो x1 y1, इसको कर दो x2 y2, इसको कर दो x3 y3। ठीक, अब देखो बेटा m1 x1 क्या होता है 0.5 प्लस m2 कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू m इंटू 1.5 प्लस आखिरी वाला m इंटू 0.5 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 3m। टोटल मास कितना हो गया 3m। अब देखिए पॉइंट ये 0.5 और 1.5 कितना हो गया 2.5 बाई 3m, ऊपर आया m कट गया, m क्या हो गया बेटा कट गया। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 बाई 6 सेंटीमीटर। कितना आ गया 5 बाई 6। ठीक है, अब देखिए दूसरा है y सेंटर ऑफ मास, देखें y सेंटर ऑफ मास तो m1 कितना है m इंटू 0.5 प्लस m इंटू 0.5 प्लस m इंटू 1.5, m इंटू 0.5 m इंटू 0.5 m इंटू 1.5 अपॉन 3m। यहाँ पे देखो बेटा कितना आ गया
2.5 m/3m, यहाँ पे करेंगे तो ये भी क्या आ गया 5/6। तो इस ओरिजिन के अबाउट अगर हम देखेंगे तो इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या आ गया 5/6, 5/6 सेंटीमीटर। ये एल शेप डायग्राम का सेंटर ऑफ मास आ गया। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, इसमें निकल जाएगा। ठीक, तो इसके कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा। अगले लेक्चर पे मैं आपको रेगुलर मास डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर ऑफ मास सिखाऊंगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट वाला और रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगले लेक्चर पे। तो इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।